गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिश्रित फसल या अंतःसस्य के सिद्धांत। पिछली क्लास में अपन ने मिश्रित फसल या अंतःसस्य फसल के प्रकार अपन ने कंप्लीट किए थे। आज अपन इसके सिद्धांत लेंगे। मिश्रित फसल या अंतःसस्य फसल के सिद्धांत की यदि अपन बात करें तो मिश्रित फसल हेतु जो फसलों का चुनाव किया जाता है वो उस क्षेत्र की जलवायु, भूमि और सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। यानी जो फसल मिश्रित फसल के तौर पर हम लेते हैं या जिस फसल का चुनाव मिश्रित फसल या अंतःसस्य फसल के तौर पर किया जाता है वो फसल उस क्षेत्र की, यानी जिस क्षेत्र के अंदर हम फसल उगा रहे हैं उस क्षेत्र की जलवायु, भूमि और सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार फसल का चुनाव करना चाहिए। दलहनी फसलों, जो अदलहनी फसलें हैं, अदलहनी फसलों के साथ दलहनी फसलों का मिश्रण किया जाना चाहिए। यानी यदि अपन अदलहनी फसलें कोई लेते हैं तो उसके साथ में दलहनी फसलों का मिश्रण करना चाहिए। जैसे बाजरा प्लस मूंग। बाजरा एक अदलहनी फसल है जबकि मूंग एक दलहनी फसल है। तो मिश्रित फसल या अंतःसस्य फसल के अंदर अदलहनी फसलों के साथ में दलहनी फसलों का मिश्रण बनाना है। जैसे बाजरा प्लस मूंग। बाजरा एक अदलहनी फसल है जबकि मूंग एक दलहनी फसल है, ताकि नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण हो सके और जो पौधों की वृद्धि और विकास जो है वो अच्छा हो सके। एक सीधी बढ़ने वाली फसल के साथ भूमि पर फैलकर वृद्धि करने वाली फसल होनी चाहिए। सीधी बढ़ने वाली फसल जो है वो मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देती है, जबकि मृदा सतह के ऊपर फैलने वाली जो फसल है वो मृदा संरक्षण में सहायक होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो एक तो सीधी बढ़ने वाली जो फसल है उसके साथ में भूमि पर फैलकर वृद्धि करने वाली फसल का मिश्रण बनाना है ताकि मृदा कटाव कम हो। इसका उदाहरण यदि अपन बात करें तो जैसे बाजरा प्लस गंवार। यदि बाजरा और गंवार दोनों को मिलाकर मिश्रण के तौर पर या मिश्रित फसल के तौर पर या अंतःसस्य फसल के तौर पर यदि अपन लेते हैं तो मृदा का जो कटाव होता है वो कम होगा। एक ही प्रकार की कीट व रोगों को क्षरण देने वाली फसलों का चयन मिश्रण फसल के लिए नहीं करना चाहिए। यानी दोनों प्रकार की फसलें या दो से अधिक प्रकार की जो फसलें हैं उनमें कीट व रोगों को, यानी एक ही प्रकार की कीट व रोग उनके अंदर लगने वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो तीनों या दोनों प्रकार की जो फसल है उसको नष्ट कर दिया जाएगा। यानी कीट व रोगों से जो फसल है, हमारे दोनों प्रकार की जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए दोनों फसलों के अंदर अलग अलग प्रकार के कीट या रोग लगने वाली जो फसलें हैं वो लेनी चाहिए, ताकि यदि किसी कारणवश एक फसल के ऊपर किसी कीट या रोग का प्रकोप हो जाता है तो कुछ उत्पादन हमारे को दूसरी फसल से मिल जाता है। ठीक है, जैसे यदि अपन बात करें तो मक्का, बाजरा, जवार। मक्का, बाजरा, जवार, इन तीनों फसलों के अंदर तना छेदक जो कीट होता है उससे बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। यानी तीनों फसलों के अंदर तना छेदक कीट जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो तीनों का यदि अपन मिश्रण बनाएंगे तो जो तना छेदक जो कीट होगा, या दो फसलें यदि अपन ले सकते हैं जैसे मक्का बाजरा ले लिया, मक्का जवार ले लिया, उसमें तना छेदक जो कीट है वो दोनों प्रकार की फसल को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। गहरी जड़ वाली फसलों के साथ में उथली जड़ वाली फसलों का चुनाव करना है। यानी गहरी जड़ वाली फसलों के साथ में उथली जड़ वाली फसलों का चुनाव करना है। कहने का मतलब ये है
कि गहरी जड़ वाली जो फसल है वो गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषण कर सके और उथली जड़ वाली जो फसल है वो कम गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषण हो सके, ताकि उनके बीच में पोषक तत्वों के प्रति या पोषक तत्वों के अवशोषण के प्रति उनमें प्रतिस्पर्धा ना रहे और जो गहराई के अंदर जो पोषक तत्व चले जाते हैं उनका भी जो है फसल के द्वारा उपयोग हो जाए। तो इसका उदाहरण यदि हम बात करें तो जैसे मक्का प्लस अरहर, मक्का और अरहर ये इनका मिश्रण बनाने से जो है वो पोषक तत्व गहराई से और मृदा सतह से जो है उनका अवशोषण हो जाता है। एक जो मिश्रित फसल है उनमें जो हम फसल लेते हैं उन फसलों के बीच में प्रकाश, नमी, स्थान के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो फसलें हैं प्रतिस्पर्धा करती है, लेकिन कुछ फसलें जो है वो इनके प्रति ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कम प्रतिस्पर्धा रखती है। तो ऐसी फसलों का ही चुनाव करना है जो प्रकाश, नमी और पोषक तत्वों के प्रति या स्थान के प्रति कम से कम प्रतिस्पर्धा रखने वाली हो, जैसे चना प्लस सरसों। मिश्रित फसल हेतु फसलों की पोषक संबंधी आवश्यकता एक जैसी होनी चाहिए, यानी जो मिश्रित फसल अपन लेते हैं, ठीक है, उन दोनों प्रकार की जो फसलें हैं उनको एक जैसी पोषक तत्वों की आवश्यकता होनी चाहिए, ताकि जब पोषक तत्व हम उनको उपलब्ध करवाएं तो दोनों फसलें जो है उन पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकें। यदि दोनों की आवश्यकता अलग अलग होगी तो आपको अलग अलग प्रकार से उनको पोषक तत्व उपलब्ध करवाना होगा, ठीक है। एक है कम उर्वर मृदाओं में जो दलहनी फसलों हैं उनको शस्य मिश्रण के अंदर शामिल करना है, यानी जिनकी उर्वरता कम पाई जाती है, जिस भूमि के अंदर उर्वरता कम है या हमारा जो खेत है उसके वो कम उर्वर है, तो उसमें दलहनी फसलों का समावेश जरूर करना है ताकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सके और नाइट्रोजन जो है वो उसकी पूर्ति हो सके। तो ये मिश्रित फसल या अंतःसस्यीय फसल के कुछ सिद्धांत है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मिश्रित फसल का महत्व, यानी इनका क्या महत्व है। महत्व की अपन बात करें तो इसमें सबसे पहला है फसलों से अधिक पैदावार प्राप्ति, यदि मिश्रित फसल अपन लेते हैं जैसे दलहनी व अनाज वाली दोनों फसलों को साथ मिलाकर यदि बोया जाता है तो दोनों फसलों की जो उपज है वो अधिक प्राप्त होगी, ठीक है। एक तो जैसे मान लो कि अपन एक ही प्रकार की कोई फसल ले रहे हैं और एक अपन दो प्रकार की फसलें यदि अपन लेते हैं तो उससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। या अपन कह सकते हैं कि अदलहनी फसलों के साथ में यदि अपन दलहनी फसलों को समावेशित करते हैं या मिश्रण बनाया जाता है तो भी उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो दलहनी फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, ठीक है। दूसरा है प्रतिकूल मौसम जलवायु, प्रतिकूल मौसम जलवायु दशाओं के विरुद्ध बीमा, यानी मौसम की प्रतिकूल या प्रतिकूल मौसम जलवायु दशाओं के विरुद्ध बीमा। बीमा का मतलब यहाँ से यही है कि जब किसी कारणवश यानी प्रतिकूल मौसम या जलवायु के कारण यदि हमारी एक फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरी फसल से कुछ उत्पादन मिल जाता है, ठीक है। जैसे बीमा में होता है, यदि जैसे मान लो कि कोई क्षति होती है, जैसे माना कि आपने फसल बीमा करवाया तो फसल नष्ट हो जाती है तो बीमा से कुछ राशि आपको मिल जाती है, ठीक है। यानी किसी का भी जब अपन बीमा करते हैं
या करवाया जाता है। तो यदि जो विपरीत परिस्थितियाँ आती है जिसके चलते फसल नष्ट हो जाती है या कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कुछ राशि जो है वो बीमा के द्वारा मिल जाती है, यानी उस जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो जाती है, यानी क्षतिपूर्ति। तो यहाँ पर भी वही बात है कि किसी कारणवश का मतलब यदि कोई प्रतिकूल मौसम आता है, जलवायु आती है, ठीक है, तो उससे यदि कोई फसल नष्ट हो जाती है तो हमारी जो दूसरी फसल होती है उससे कुछ उत्पादन हमने को मिल जाता है। तीसरा है मृदा कटाव को रोकने में मदद। रोकने में मदद। यदि अपन मिश्रित फसल लेते हैं, इसमें अपन ने सिद्धांत में भी अपने देखा था कि सीधी बढ़ने वाली फसलों के साथ में मृदा सतह के ऊपर फैलकर वृद्धि करने वाली फसलों का मिश्रण बनाना चाहिए या मिश्रित फसल के अंदर उसको शामिल करना चाहिए ताकि मृदा का कटाव कम हो। ठीक है, जैसे यदि अपन बात करें बाजरा प्लस गंवार। बाजरा एक सीधी बढ़ने वाली फसल है, यानी इसमें मृदा कटाव ज़्यादा होता है। तो गंवार जो है वो मृदा सतह के ऊपर फैलकर वृद्धि करने वाली होती है। इसी प्रकार जैसे मूंगफली है, तिल प्लस मूंगफली, तो तिल सीधी बढ़ने वाली फसल है जबकि मूंगफली मृदा सतह के ऊपर फैलकर वृद्धि करने वाली फसल है। तो एक फसल यदि कोई मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देती है तो दूसरी फसल जो कि मृदा सतह के ऊपर फैलकर वृद्धि करती है वो मृदा संरक्षण में सहायक हो। तो एक यदि अपन मिश्रित फसल अपन लेते हैं और उस मिश्रित फसल के अंदर एक फसल मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाली हो तो दूसरी फसल जो है वो मृदा सतह के ऊपर फैलकर वृद्धि करने वाली यदि होती है तो वो उससे मृदा कटाव जो है उसको रोकने में मदद मिलती है। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण यानी मिश्रित फसल बोने से अधिक स्थान फसलों के द्वारा घेर लिया जाता है। यानी जैसे मान लो कि अपन ने मिश्रित फसल अपन ने बोई है या अंतःसस्य फसल अपन ने बोया है, तो इसमें जो खाली स्थान होता है यानी पौधे से पौधे की दूरी या कतार से कतार की दूरी की जो बीच में जो जगह होती है उसका उपयोग हो जाता है और खरपतवारों को जगह नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इससे खरपतवारों का नियंत्रण होता है। जैसे मान लो कि अपन ने अंतःसस्य फसल के अंदर अपन ने देखा था कि दो कतारों के बीच की जो जगह है उसका उपयोग किया जाता है, यानी उसके बीच में किसी अन्य फसल का जो उत्पादन है, दो कतारों के बीच में अपन किसी अन्य फसल का उत्पादन उसके अंदर ले लिया जाता है। तो खरपतवारों के अंकुरण के लिए या उसकी वृद्धि और विकास के लिए उनको जगह नहीं मिल पाती। इसलिए अपन कह सकते हैं कि मिश्रित फसल होने से खरपतवारों का क्या होता है, नियंत्रण होता है। कीट व रोग नियंत्रण में सहायक। कीट व रोग नियंत्रण में सहायक यानी मिश्रित फसल के रूप में फसलों को उगाने पर कीट व रोगों का जो प्रकोप है वो कम होता है। यानी किसी फसल को उगाने पर कीट व रोगों का व्यापक प्रभाव किसी एक फसल पर होने पर या होने की स्थिति पर हमारी जो दूसरी फसल है वो बच जाती है। ठीक है, सिद्धांत में भी अपन ने पढ़ा था, प्रिंसिपल में भी अपन ने पढ़ा था कि मिश्रित फसल के अंदर ऐसी फसलों का समावेश करना चाहिए जिनमें कीट व रोगों का प्रकोप एक जैसा न हो। अब इसमें यदि किसी कारणवश एक फसल के ऊपर कोई कीट या रोग का प्रभाव हो जाता है या फसल नष्ट हो जाती है तो हमारी जो दूसरी फसल है वो उसके प्रभाव से बच जाती है। ठीक है, तो इसका पांचवा महत्व ये हो जाएगा। छठा है सूर्य के प्रकाश का प्रभावी उपयोग। सूर्य के प्रकाश का प्रभावी उपयोग।
मिश्रित फसल में प्रकाश की अधिक व कम आवश्यकता वाली फसलों को बोने से आवश्यकता के अनुसार प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। यानी मिश्रित फसल के अंदर जिनको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है उनके साथ में जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है वो फसल लेने से प्रकाश का जो है प्रभावी उपयोग हो जाता है। यदि आप मिश्रित फसल के अंदर ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जो दोनों ही फसलों को ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो दोनों के बीच में प्रकाश के प्रति प्रतिस्पर्धा होने से दोनों की वृद्धि और विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मिश्रित फसल लेते समय या मिश्रित फसल का चुनाव करते समय ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि एक फसल जो है यदि ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता है तो दूसरी फसल ऐसी लेनी है जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता हो। ठीक है, यदि प्रकाश जिसको अपन प्रकाशापेक्षी पौधे अपन बोलते हैं, जिनको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है या जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, सातवां इसका जो महत्व है भूमि का उचित उपयोग। यानी मिश्रित फसल लेने से पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों में दो पंक्तियों के बीच दूसरी फसल लेने से भूमि का क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है। यानी जैसे मान लो कि अपन पंक्तियों में बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं, दो पंक्तियों के बीच की जो जगह होती है उसका दूसरी फसल यानी उस जगह के अंदर हम दूसरी फसल लेकर उस भूमि का उपयोग अपन कर लेते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि भूमि का क्या हो जाता है, उचित उपयोग हो जाता है। कृषक की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। यानी मिश्रित फसल जब अपन लेते हैं तो इससे कृषक की जो घरेलू आवश्यकता होती है, किसान की जो घरेलू आवश्यकता होती है, उसकी भी क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि अपन ने मिश्रित फसल के तौर पर अपन ने शामिल कर लिया दाल वाली फसलें, तो कृषक की जो घरेलू आवश्यकता है, दाल की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार जैसे अनाज है, दाल है, तिलहन है, मसाले हैं, इस प्रकार की जो फसलें अपन मिश्रित फसल के तौर पर अपन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अपन ने अनाज वाली फसलों के साथ में जैसे मान लो कि अपन ने कोई तेल वाली फसल अपन ने ले ली, जैसे गेहूँ प्लस सरसों अपन ने बोया। ठीक है, यानी मिश्रण में अपन ने बना लिया गेहूँ प्लस सरसों, तो गेहूँ से किसान की खाद्यान्न की पूर्ति हो जाएगी, यानी अनाज की पूर्ति हो जाएगी, और सरसों से उसकी ऑयल की पूर्ति हो जाएगी, यानी तेल की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे समय में और यदि एक ही प्रकार की कोई फसल लेते हैं, जैसे मान लो कि किसान ने केवल गेहूँ की फसल बोई है, तो फिर उसको जो ऑयल है यानी सरसों है वो मार्केट से उसको खरीदना पड़ेगा। तो घर की जो आवश्यकता है, जैसे अनाज है, दाल है, मसाले हैं, तिलहन है, तेल वाली जो फसलें हैं, ठीक है, उसकी पूर्ति भी किसान को हो जाती है। इसके अलावा है मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायक। यानी मिश्रित फसल बोने से भूमि में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। ठीक है, इसमें दलहनी जो फसलें हैं उसको शामिल करने से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा और मृदा उर्वरता जो है वो मृदाओं की जो मृदा उर्वरता है वो बनी रहेगी। यानी आप मिश्रित फसल लेते हैं तो मिश्रित फसल से जो भूमि के अंदर जो पोषक तत्व हैं उसका संतुलन बना रहता है। यदि अपन एक ही प्रकार की, जैसे मान लो कि अपन फसल चक्र पिछली क्लासों में अपन ने फसल चक्र पढ़ा था, तो फसल चक्र में भी अपन अलग अलग प्रकार की फसलें अपन शामिल करते हैं फसल चक्र के अंदर। ठीक है, ताकि मृदा उर्वरता बनी रहे। मिश्रित फसल अपन लेते हैं तो मिश्रित फसल से भी जो है यदि अपन एक फसल चक्र व्यापक फसल चक्र अपन अपनाते हैं या मिश्रित फसल अपन बोते हैं तो इनसे मृदाओं की जो उर्वरता है वो बनी रहती है।
और लास्ट है पशुओं हेतु पौष्टिक चारे की प्राप्ति। मिश्रित फसल बोने से पशुओं के चारे के लिए यानी जो चारा है वो भी अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट प्राप्त होता है। जैसे माना कि अदलनी फसलों के साथ में अपन ने दलहनी फसलों को शामिल किया है, तो जो दलहनी फसलें हैं वो ज़्यादा पौष्टिकता होती है उनमें चारे के अंदर। तो अलग अलग यानी पशुओं को भी जो आवश्यक पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो अलग अलग फसलों से अलग अलग पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे जैसे मान लो कि दुधारू पशु है तो उनमें दूध उत्पादन क्षमता बढ़ती है, या फिर जैसे मांस प्राप्ति के लिए, या अपन कह सकते हैं कि पशुओं की वृद्धि और विकास जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, ये कुछ महत्व है मिश्रित फसलों की, जिसमें पहला है फसलों से यदि मिश्रित फसल अपन लेते हैं तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो अधिक को प्राप्त होगा। यदि कोई प्रतिकूल मौसम या जलवायु के प्रति जो है या उनके विरुद्ध बीमा, यानी इसमें यदि किसी कारणवश से कोई प्रतिकूल मौसम आता है, जैसे बाढ़ आने से, या फिर जैसे मान लो कि जैसे पाला पड़ने से, या कोई कीट प्रकोप उसके ऊपर लग गया, जिससे किसी कारणवश यदि कोई फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरी फसल से अपने को उत्पादन होता है। इससे मिश्रित फसल बोने से मृदा कटाव कम होता है, क्योंकि सीधी बढ़ने वाली फसलों के साथ में यदि मृदा सतह के ऊपर फैलकर वृद्धि करने वाली फसलों का मिश्रण यदि बनाया जाता है तो इससे मृदा कटाव रोकने में सहायक। एक इनसे खरपतवारों का नियंत्रण भी हो जाता है, क्योंकि जो कतार से कतार की जो दूरी के बीच में जो जगह बचती है उस जगह का उपयोग दूसरी फसल के द्वारा कर लिया जाता है, जिससे खरपतवारों की वृद्धि और विकास के लिए उसको पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है, इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा। कीट व रोगों का नियंत्रण भी हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो फसलें होगी उसमें अलग अलग प्रकार के कीट व रोगों का प्रकोप होगा, इसलिए किसी कारण से भी एक फसल नष्ट भी हो जाती है तो दूसरी फसल जो है वो हमारी बच जाती है। सूर्य के प्रकाश का भी प्रभावी उपयोग हो जाता है, यानी इसमें जो ज़्यादा जिनको प्रकाश की आवश्यकता होती है उसके साथ में कम प्रकाश से आवश्यक फसलों को शामिल करना है, ताकि दोनों ही स्थितियों के अंदर जो है वो पौधे की वृद्धि अच्छी हो। इससे भूमि का उचित उपयोग भी हो जाता है, क्योंकि दो कतारों के बीच में जो जगह बचती है उसका उपयोग हो जाता है। कृषक की जो घरेलू आवश्यकता है, जैसे अनाज की है, अनाज है, दाल है, तिलहन है, मसाले हैं, उनकी भी पूर्ति हो जाती है। और मृदा उर्वरता यानी मिश्रित फसल बोने से मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है। और जो पशु है उनको पौष्टिक चारे की प्राप्ति होती है। यदि अलग अलग प्रकार की फसलें यदि होगी तो उनको यदि अपन पशुओं को खिलाएंगे तो उनको अलग अलग पोषक तत्व यानी अलग अलग फसलों से अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व उनको प्राप्त होंगे, ताकि उनकी वृद्धि और विकास अच्छा होगा। दुधारू पशुओं के अंदर दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। अब अपन बात करते हैं मिश्रित फसलों से हानि, यानी मिश्रित फसल जब अपन लेते हैं तो उससे कुछ हानि भी होती है, वो हानि अपन देखते हैं। एक तो मिश्रित फसल बोने से यंत्रों द्वारा निराई गुड़ाई में कठिनाई होती है। जैसे मान लो कि अपन ने छिटकुआ विधि से, या मान लो कि कतारों के बीच में अपन ने कोई फसल उगाई है, तो उनमें जो यांत्रिक विधि से जो अपन निराई गुड़ाई करते हैं तो उनमें थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि कतारों के बीच में जो जगह बचती है उसका उपयोग दूसरी फसल के द्वारा हो जाता है। पर्याप्त स्थान नहीं मिलने से उनमें निराई गुड़ाई में कठिनाई आती है। एक मिश्रित फसल बोने से खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण में कठिनाई होती है। यदि अपन मिश्रित फसल बोते हैं, उनमें यदि कोई खरपतवार होती है, उस खरपतवारों के नियंत्रण के लिए यदि अपन कोई रासायनिक विधि अपनाते हैं, किसी रसायन का अपन छिड़काव करते हैं, तो उसमें भी कठिनाई होती है। क्योंकि जैसे मान लो कि अपन ने कोई सक्रिय पत्ती की जो फसल है उसके साथ में अपन ने चौड़ी पत्ती वाली फसल की बुआई अपन ने कर दी, और उसमें जैसे मान लो कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार या सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों का रसायनों का छिड़काव अपन करेंगे, तो जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने वाले रसायनों का अपन प्रयोग करेंगे, तो उसके साथ में हमारी जो चौड़ी पत्ती वाली जो फसल होती है वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। या फिर जैसे मान लो कि सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए यदि किसी रसायन का अपन प्रयोग करेंगे, तो हमारी सक्रिय पत्ती वाली जो फसल होगी उसका भी क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए थोड़ी इसमें क्या आती है, कठिनाई होती है। तो उसमें केवल विशेष जाति के खरपतवारों को नष्ट करने वाले जो रसायन हैं उनका ही छिड़काव हम कर सकते हैं, हर प्रकार के रसायनों का अपन छिड़काव नहीं कर पाते। मिश्रित फसल के पकने के समय, यानी मिश्रित फसल के अंदर जो फसलें हैं
उनमें पकने का समय अलग अलग होने पर फसल की कटाई में थोड़ी परेशानी आती है। यानी जैसे मान लो कि एक फसल पहले पक रही है और एक बाद में पक रही है, तो जो पहले पकेगी उसकी पहले कटाई करनी पड़ेगी और जो बाद में पक रही है उसकी बाद में कटाई करनी पड़ेगी। तो ऐसा करने से जो पहले पकने वाली जो फसल होगी उसकी कटाई करने में परेशानी या कटने आती है। मिश्रित फसलों द्वारा शुद्ध बीज प्राप्त करना या शुद्ध बीज प्राप्त कर पाना असंभव होगा। कई बार जैसे मान लो कि जब अपन बीज प्राप्त करते हैं तो उसमें दूसरी फसलों के बीज भी उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब जो शुद्ध बीज है उसकी प्राप्ति मिश्रित फसलों के अंदर नहीं हो पाती। मिश्रित फसल से जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी आती है। यानी मिश्रित फसल यदि अपन लेते हैं तो फसल की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती है। फसलों में पोषक तत्व, प्रकाश, जल आदि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने से फसलों की उपज में कमी आती है। यानी कई बार जो फसलें होती है वो जल, प्रकाश या जगह के प्रति यदि प्रतिस्पर्धा ज़्यादा करती है तो दोनों की वृद्धि के ऊपर ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यानी दोनों की जो वृद्धि होगी वो अच्छी नहीं हो पाएगी, तो इससे उत्पादन गिर सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, यानी मिश्रित फसल लेते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। तो इसमें यदि ऐसी फसलें यदि अपन मिश्रण के अंदर शामिल कर लेते हैं जो जल के प्रति, सूर्य के प्रकाश के प्रति या पोषक तत्वों के प्रति ज़्यादा स्पर्धा रखने वाली हो, तो उससे अपने को ज़्यादा उत्पादन के बजाय अपने को जो उपज होगी वो कम प्राप्त होगी। ठीक है, तो आज अपने जो मिश्रित फसल हैं उनके सिद्धांत, उनके महत्व और उनसे होने वाली जो हानियाँ हैं वो अपने कंप्लीट